नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। तमिलनाडु के नीलगिरी में एक शराब की दुकान में चूहों ने आतंक फैलाया और शराब की 12 बोतलें खाली करने का मामला सामने आया है। एक सरकारी शराब की दुकान में चूहों ने वाइन की 12 बोतलें खाली कर दी। ये मामला नीलगिरी जिले के गुडालूर शहर के पास स्थित TASMAC आउटलेट का है। सोमवार को यह मामला सामने आया। उस दिन कंपनी के एक कर्मचारी ने दुकान खोली तो पता चला कि शराब की 12 बोतलें खाली हैं। बता दें कि ये दुकान लॉकडाउन की वजह से बहुत लंबे समय से बंद थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह मामला सोमवार को उस समय सामने आया जब तमिलनाडु राज्य विपणन निगम TASMAC के कर्मचारियों ने कदमपूजा इलाके में लॉकडाउन के समय में ही बंद पड़ी शराब की दुकान को खोला। दुकान के कर्मचारियों ने देखा कि शराब की 12 बोतलों के ढक्कन खुले हुए हैं और बोतलें पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं। बोतलों पर चूहों के काटने के निशान मौजूद हैं। कर्मचारी ने पाया कि इन बोतलों में वाइन थी जो अब खाली हो चुकी है। अपने बड़े अधिकारियों को सूचित करने के बाद पर्यवेक्षक और TASMAC के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए। जांच पर पता चला कि यहां चूहों की भरमार थी और उन्होंने ही शराब की बोतलों को खाली किया है। अधिकारियों ने बताया कि इन बोतलों की कीमत 1500 रुपये के करीब थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद समूह की बैठक 7 जुलाई को बुलाई है। 7 जुलाई को शाम 5 बजे कैबिनेट और 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कई मंत्री वर्चुअल तौर पर बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से कोई अधिकारी एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र बुलाने और कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही कई अहम फैसले भी बैठक में लिए जा सकते हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार जुलाई माह के आखिर या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में विधानसभा का मानसून सत्र बुला सकती है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्रिपरिषद समूह की बैठक में चर्चा होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय से जुड़े लोगों ने भी अगस्त के पहले सप्ताह तक विधानसभा का सप्तम सत्र बुलाए जाने के संकेत दिए हैं। विधानसभा के छठे सत्र के 17वां की फाइल को CM गहलोत की मंजूरी का इंतजार है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र 17वां करेंगे। 17वां के बाद ही सरकार की ओर से सप्तम सत्र बुलाने को लेकर दोबारा फाइल भेजी जाएगी। वहीं दूसरी ओर मंत्रिपरिषद समूह की बैठक में डेल्टा प्लस वेरिएंट और कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रियों के सुझाव लेंगे और तैयारियों को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा परिषद समूह की बैठक में वैक्सीनेशन की कमी को लेकर भी चर्चा होगी। प्रदेश में वैक्सीन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार से मांग के अनुरूप वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग करते आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रियों को कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करने और प्रदेश में 100% व्यक्ति वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए भी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर वैक्सीनेशन का फीडबैक लेने के निर्देश देंगे। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के बाद बिगड़े आर्थिक हालातों पर काबू पाने और मानसून के सक्रिय होने के बाद प्रदेश में सघन वृक्षारोपण को लेकर भी चर्चा होगी। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर कांग्रेस में चल रही सियासी खींचतान के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 जिलों में होने वाले नगर निकायों के उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम के तहत शहरी निकायों के 2 अध्यक्षीय पदों और सदस्यों के 18 रिक्त पदों पर उपचुनाव होंगे। कार्यक्रम जारी होने के साथ संबंधित जिलों के क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। पहले दौर में राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया है। सभी चुनाव EVM से कराए जाएंगे। निकायों के उपचुनाव में सदस्य पद के लिए अधिसूचना 12 जुलाई को जारी होगी। नामांकन पत्र 16 जुलाई सुबह 10:30 बजे पेश किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच होगी 17 जुलाई को सुबह 10:30 बजे। 20 जुलाई को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। सदस्य पद के लिए मतदान 26 जुलाई सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना 28 जुलाई सुबह 8 बजे से होगी। अध्यक्ष पद के लिए अधिसूचना 29 जुलाई को होगी जारी। नामांकन पत्र 30 जुलाई सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक पेश किए जा सकेंगे। 2 अगस्त को नामांकन वापस लेने के समय के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह का होगा। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 5 अगस्त सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार साफ किया गया है कि कोरोना को लेकर जो आयोग ने गाइडलाइन जारी की है उसकी पालना हो। चुनाव के दौरान किसी भी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर की गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना हो। इसको लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। देश भले ही कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहा हो, लेकिन परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दूसरी लहर के दौरान फैला ब्लैक फंगस अब तक गया नहीं है। खास बात यह है कि देश के कई राज्यों में अब ब्लैक फंगस के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें वे आंख और दिमाग के अलावा जबड़े पर भी हो रहा है। दिल्ली, NCR सहित देश के दूसरे कुछ हिस्सों में बीते कुछ दिनों में ब्लैक फंगस के मामले में कुछ कमी आई है, लेकिन अब भी म्यूकोरमाइकस के नए रूप में खतरा बरकरार है।
एम्स के रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना से उभरे मरीज ही ब्लैक फंगस के चपेट में ज़्यादा आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस का इलाज लंबा चलता है। इसकी दवाई का डोज देने में ही मरीज को तकरीबन 20 दिन लग जाते हैं। यही वजह है कि ब्लैक फंगस के मरीज ज़्यादा दिन तक अस्पताल में रहते हैं। देश में अब तक तकरीबन 42,000 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें ज़्यादातर मरीजों के दिमाग और नासिका तंत्र में संक्रमण हुआ है। बीते कुछ दिनों से ब्लैक फंगस का नया खतरा यानी आंख और दिमाग के अलावा जबड़ों में इसके फैलने का मामला सामने आ रहा है। इनमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य सबसे प्रमुख रूप से शामिल हैं। यहाँ लोगों के जबड़ों और शरीर के दूसरे अंगों में भी ब्लैक फंगस मिलने लगे हैं। केंद्र सरकार के डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते तक देश में ब्लैक फंगस के 40,845 मामले थे। इनमें 31,344 मामले दिमाग या फिर नासिका तंत्र में इन्फेक्शन से जुड़े हुए थे। ब्लैक फंगस के मामले में सबसे ज़्यादा बुरा हाल बिहार का है। यहाँ पर सिर्फ पटना एम्स और IGIMS में ही ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो रहा है। हालांकि अन्य राज्यों में भी ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर ज़्यादा अस्पताल नहीं है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के LNJP अस्पताल में ब्लैक फंगस के करीब 100 मरीज भर्ती हैं, लेकिन बीते 2 सप्ताह में यहाँ करीब 15 से 20 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC बोर्ड के अध्यक्ष और INT डॉक्टर अचल गुलाटी के मुताबिक बीते कुछ दिनों से लोगों के जबड़ों और शरीर के दूसरे अंगों में भी फंगस मिलने के मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में जबड़े में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टर गुलाटी की माने तो जबड़े में ब्लैक फंगस के फैलने के बाद हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कुछ मामलों में तो मरीज को ठीक करने के लिए जबड़े तक निकालने पड़ जाते हैं। ब्लैक फंगस का यह नया रूप काफी गंभीर है। फंगस के कारण दांत, जबड़ों की हड्डी गलने लगती है, इसलिए इसे निकालना जरूरी हो जाता है। दरअसल ब्लैक फंगस पहले नाक में होता है और फिर नाक से साइनेज में, फिर साइनेज से आंख और दिमाग में ब्लैक फंगस फैल जाता है। आंख, दिमाग और जबड़ा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए ब्लैक फंगस अब जबड़े को भी जकड़ रहा है। देश में अब तक ब्लैक फंगस की वजह से करीब 3500 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक ब्लैक फंगस की चपेट में आने वाले 32% मरीजों की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच थी, यानी युवाओं में इसका खतरा ज़्यादा था। धन्यवाद।